तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति लुकाशेंको बेलारूस के। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वैगनर समूह विद्रोह को लेकर यह बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि अब वैगनर समूह ये युद्ध रोकने को, ये तनाव रोकने के लिए तैयार हो गया है। बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा दावा। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने दोनों पक्षों के बीच सहमति का दावा किया है। वैगनर समूह विद्रोह रोकने पर सहमत हो गया है। वैगनर समूह प्रस्ताव पर सहमत है। लुकाशेंको ने इस बात का दावा किया है। जिस तरह से लगातार रूस के खिलाफ वैगनर ग्रुप का गुस्सा नजर आ रहा था, लगातार मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे वैगनर लड़ाके, उसके बारे में बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस जो रूस का सहयोगी देश है, लुकाशेंको जो पुतिन के अच्छे मित्र हैं, उन्होंने पहल की। पहले वैगनर ग्रुप के चीफ से बातचीत की गई और अब जो बड़ी खबर आ रही है लुकाशेंको के हवाले से, उसके मुताबिक वैगनर समूह तनाव कम करने के प्रस्ताव पर सहमत हो चुका है। हमारे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णमोहन, जिस तरह आप बता रहे थे कि ये तनाव बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन लुकाशेंको ने यहाँ पर जो दावा किया है वो बहुत बड़ा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मॉस्को की तरफ ये लड़ाके नहीं बढ़ रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। शरद, ये लगातार पूरे से जो डेवलपमेंट चल रहा था, दोपहर के बाद का डेवलपमेंट था कि वोरोनेज से आगे कोई भी वैगनर ग्रुप का काफिला बढ़ता हुआ दिखा नहीं, और लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि शायद आज रात होते होते कोई इस संकट का समाधान हो जाएगा, क्योंकि यवगेनी प्रिगोजिन भी ये बात जानते हैं कि उनके लिए दुनिया में और दूसरी कोई जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित रह सके रूस के अलावा, और पुतिन की नाराजगी मोल लेने के बाद उनके लिए दुनिया में कोई जगह सुरक्षित रहेगी नहीं। तो इसलिए संभावना इस चीज की जताई जा रही थी कि जो भी उनकी नाराजगी है हो सकता है उनसे खत्म किया जाए। संभव है कि अगले 2-3 दिनों में आप रूसी सेना के टॉप लीडरशिप में कुछ बदलाव देखें, लेकिन इस चीज की लगभग ये चीज पोस्ट हो चुकी है कि वैगनर ग्रुप का जो भी विद्रोह था वो कल होते होते खत्म हो जाएगा। उनकी जो शिकायतें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और अगले 2-3 दिनों में आपको रूसी सेना के टॉप ब्रांच में कुछ परिवर्तन दिख सकता है। बिल्कुल, इससे पहले भी जब वैगनर ग्रुप के जो चीफ थे उन्होंने दावा किया था कि अगर बातचीत करने के लिए रूस के रक्षा मंत्री आते हैं तो उसके बाद ये समस्या का समाधान हो सकता है, और वो रोस्तों में रोकने की बात भी कर रहे थे, लेकिन रूस के रक्षा मंत्री तो नहीं आए। लेकिन जिस तरह के बयान दिए गए, उसके बाद रक्षा मंत्री की ओर से इस तरह की कार्रवाई के आरोप लगाए गए, क्या ये समझौता इतना आसान है? क्योंकि आज जब राष्ट्रपति पुतिन आए थे संबोधित करने के लिए तो वो भी काफी नाराज दिखाई पड़ रहे थे। बिल्कुल नाराज थे पुतिन, और पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उनका ही समर्थन किया हुआ एक ग्रुप आज उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन इसमें कुछ एक और दूसरी चीजें भी हैं शरद, और शायद एक दिन में दूसरे भी कुछ डेवलपमेंट होंगे। लेकिन वैगनर ग्रुप का ये बात है कि जितनी खराब हालत वेस्टर्न मीडिया बता रहा था वैसी कुछ थी नहीं। वोरोनेज के आगे वैगनर ग्रुप का कोई भी काफिला आगे बढ़ा नहीं था। रोस्तोव के छोटे से इलाके में और एक सेना के एक छोटे से देश पर उनका कब्जा था, लेकिन ये लगता थी कि आज रात होते होते या कल सुबह होते होते समझौता हो जाना चाहिए। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो कल तक आप देखेंगे कि वैगनर ग्रुप का विद्रोह खत्म हो चुका है, और 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि रूसी सेना के टॉप में कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मॉस्को में भी एक हड़बड़ी थी, जिस तरह से वहां पर नॉन वर्किंग डे सोमवार को बना दिया गया। मेयर की ओर से अपील लगातार की जा रही थी कि कोई बाहर ना निकले, अपने अपने घरों में रहें। तो एक टेंशन तो मॉस्को में भी थी, वहां के सड़कों पर टैंक जिस तरह से घूम रहे थे। वैगनर के बगावत के बाद ये टेंशन मॉस्को में देखी गई। शरद, रोस्तोव में ऐसी स्थिति जरूर आज सुबह हुई थी कि जब रोस्तोव के प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कोई भी नागरिक अपने घर से ना निकले, और रोस्तोव की सड़कों पर भारी गाड़ियों का, बख्तर-1 गाड़ियों का, टैंकों का और बख्तर-1 गाड़ियों का मूवमेंट देखा गया था। वोरोनेज में स्थिति थोड़ी सी इससे कम खराब थी। दरअसल वोरोनेज की सड़कों पर ऐसा कुछ नहीं नजर आया जैसा रोस्तोव में था, लेकिन मॉस्को अपने रफ्तार से ही चल रहा था। रेड स्क्वायर जरूर आज दोपहर के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन मॉस्को में सुरक्षा का वैसा कुछ संकट नहीं था जैसा रोस्तोव में था। वोरोनेज में जरूर कुछ तनाव था, खासतौर पर तब जब वहां पर एक ईंधन का जो डिपो था वो उड़ा दिया गया, और कुछ एक जगहों पर छोट-छोट सड़कों की खबरें आई। लेकिन रोस्तोव ही ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव था और सड़कों पर फौजी वाहन नजर आ रहे थे,
मॉस्को में कमोबेश स्थिति सामान्य थी। हालांकि क्रेमलिन के आसपास के इलाके को बहुत जल्दी ही सील कर दिया गया था और दोपहर के बाद जो हालांकि ये शनिवार का दिन है तो बहुत सारे लोग वहां घूमने आते हैं, उन सबको वहां से हटा दिया गया था और पूरा रेड स्क्वायर का इलाका और सेंट बासिक चर्च के आगे जो मस्कवा रिवर के ऊपर एक रिवर फ्रंट है उसको भी बंद कर दिया गया था और वहां से पर्यटकों को हटा लिया गया था। लेकिन उसके अलावा मॉस्को की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक्स सड़कों के अंदर, मॉस्को के अंदर नहीं देखे गए। सबर्ब्स के इलाके में जरूर कुछ बैरिकेड्स खड़े किए गए थे और वहां कुछ एक जो इनको मोबाइल चेक पोस्ट कहते हैं वो लगाए गए थे और वहां पर कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई थी सुबह के वक्त। जी, जिस तरह से चेचन लड़ाकों का एक वीडियो सामने आया, थोड़ी देर पहले ये खबर भी आई थी कि चेचन लड़ाके अब पहुंच चुके हैं उस इलाके में जहां पर वैगनर ग्रुप के कब्जे का दावा किया जा रहा है, तो सीधी टक्कर होने की आशंका भी थी। क्या इस फैक्टर ने भी काम किया कि रूस की सेना बहुत कड़ी कार्रवाई कर सकती है, बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है, ऐसे में वैगनर ग्रुप को भी लगा कि समझौता ही शायद सही विकल्प? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो चेचन लड़ाके हैं वो उस रोस्तोव से ज्यादा दूर नहीं है, वो भी उसी इलाके में लड़ रहे हैं और उनको वहां पहुंचने में कुछ घंटे से ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं था। ये भी तय था कि 25 या 30 हजार वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ आप थोड़ा सा अशांति पैदा कर सकते हैं, पर रूस को झुकाया नहीं जा सकता। रूस की सेना अभी भी बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी है। हालांकि ये जरूर था कि अगर वो रोस्तोव के अंदर मोर्चाबंदी करके इमारतों के अंदर घुस जाएंगे और जमा हो जाएंगे तो उनको वहां से निकालने के लिए रूसी सेना को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और खासतौर पर तब जब स्प्रिंग ऑफेंसिव का वक्त है। रूस की सेना के पास इस समय बहुत ही अच्छा मौका है लड़ाई और तेज करने का, जबकि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर रहा है उसको खत्म करने का। ऐसे में रूस की सेना को अपनी बहुत सारी ताकत रोस्तोव में या वोरोनेज में मिसाल के तौर पर लगानी पड़ती। उन स्थिति से जाहिर सी बात है कि रूस भी बचना चाहता है, लेकिन वैगनर ग्रुप के लिए तो ये अस्तित्व तो खत्म होने की बात होती, क्योंकि अगर ये बात आज पुतिन के जो तेवर थे उससे साफ समझ में आ गया कि वो किसी भी किस्म के ढील देने के मूड में नहीं है, तो संभावना इस चीज की है कि वैगनर ग्रुप को बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई होगी और मेरा ख्याल ये है कि आज रात तक या कल सुबह तक इस मामले में जितने भी डेवलपमेंट्स होने हैं वो हो चुके होंगे और कल तक समझौता हो चुकेगा और जो भी चीजें होनी है उसके बाद लेकिन दिलचस्प ये होगा कि उसके बाद क्या होता है, रूस की सेना में कितना परिवर्तन होता है, जो टॉप ब्रास है और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ और या येवगेनी प्रिगोजिन के साथ क्या करती है रूस की सरकार और प्रेसिडेंट पुतिन, क्योंकि क्षमा कर देना तो मेरे ख्याल से पुतिन के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। जी, लेकिन प्रिगोजिन की बगावत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के चेहरे पर एक चमक आई थी। उनका स्टेटमेंट भी सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि जैसा रूस कर रहा है वैसा भर रहा है। ये खुशी बहुत कम दिन रही। आज का दिन मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बढ़िया रहा होगा, जब उन्होंने सुबह से ही जब यूक्रेन के समय के हिसाब से जब दिन निकला होगा उसी वक्त से उन्होंने उनके लिए जो ये खुशखबरी है वो उनको मिली होगी और आज उन्होंने पूरे दिन अपने आरामदेह बनकर बैठकर आनंद लिया होगा। सोशल मीडिया का, टेलीग्राम चैनल्स का और जो भी पश्चिमी मीडिया के चैनल्स हैं उनका उन्होंने आनंद लिया होगा। लेकिन अब उनकी खुशी कब तक कायम रहती है ये भी देखने की बात है कि वो खुशी क्या कल तक रहती है और या परसों तक रहती है और क्या उसका वैगनर ग्रुप दोबारा मोर्चे पर जाता है यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि आज तो ज़ेलेंस्की के लिए बहुत ही शानदार दिन था, बहुत ही शानदार वीकेंड था कि जब उनके लिए जो सबसे मुश्किल का सबब बन रहे थे वैगनर फाइटर्स, उन्होंने अपनी बंदूकों का रुख क्रेमलिन की तरफ मोड़ दिया था और वो कई जगहों पर ये भी खबरें आ रही थी कि उन्होंने यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। हालांकि वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा था, लेकिन बहरहाल ज़ेलेंस्की के लिए आज का पूरा दिन तो बहुत आरामदेह रहा होगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब व्लादिमीर पुतिन के सच्चे दोस्त कौन हैं ये भी लगभग सामने आ चुका है। लुकाशेंको ने आज जिस तरह की पहल की, इसके बाद रमजान कादिरोव ने जिस तरह से चेचन लड़ाकों को तुरंत रवाना किया, इनका विश्वास व्लादिमीर पुतिन पर और ज्यादा जमा होगा और पुतिन समझ चुके हैं कि सच्चे दोस्त जो हैं वो लुकाशेंको और रमजान कादिरोव जैसे ही लोग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी येवगेनी प्रिगोजिन को राष्ट्रपति पुतिन किस हैसियत पर रखते होंगे इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे शासक अपनी किसी खास चीज के इस्तेमाल करने के लिए
इस किस्म की प्राइवेट आर्मीज रखते हैं, इस किस्म के वफादारों की टुकड़ियां रखते हैं, लेकिन उनका मूल्य भी वो जानते हैं, उनका स्थान भी वो जानते हैं। लेकिन लुकाशेंको पिछले 1994 से, यानी जब से बेलारूस एक राष्ट्र के तौर पर आया, तब से वो वहाँ के एक डिक्टेटर राष्ट्रपति हैं और वो पूरी तौर पर क्रेमलिन की कृपा पर रहते हैं। जहां तक रमजान कादिरोव की बात है, रमजान कादिरोव ने अपनी वफादारी साबित की है और लंबे अरसे से रमजान कादिरोव राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार आदमी रहे हैं। उनके पिता के साथ भी राष्ट्रपति पुतिन के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी हत्या के बाद रमजान कादिरोव पुतिन के लिए हमेशा विश्वास पात्र रहे हैं। बिल्कुल विश्वास पात्र रहे और एक बार फिर से उन्होंने साबित किया है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के सबसे ज्यादा भरोसे के व्यक्ति हैं। चेचन कमांडर ने जिस तरह से लगातार उनकी मदद की और जिस तरह से रवाना किया और फौरन वहां पर पहुंचे वैगनर ग्रुप से लड़ाई करने के लिए चेचन लड़ाके, इसने भी एक बड़ा रोल अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी इस पूरी जानकारी।